1995 में भारत की संसद के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ है और आपके 117 लोग उस वक्त पार्लियामेंट में थे, चिल्लाए नहीं। अगर सच में आग लगी होती तो यह काम मुझे नहीं करना होता, GDRSN को नहीं करना होता, सुशील पंडित को नहीं करना होता। इतनी बड़ी भीड़ है हमारे पास, चौराहे चौराहे भी बताते तो कहते कि हमें सबसे पहले 370 नहीं हटानी, ये हटाना है, क्योंकि जानकारी नहीं है कि जानकारी अगर आपको दे दी तो फिर दुकान चलेगी कैसे। 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी कानून। उस कानून के तहत उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें पारसी भी थे, सारे लोग थे कि ये लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, मजहबी प्रॉपर्टीज हैं, उसका ये खुद देखरेख करेंगे। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। 1956 में फूल वाले चाचा ने किस दबाव में उसमें से सबको बाहर कर दिया, सिर्फ मुसलमान रह गया। 1985 में चचा के परिवार का एक आदमी जो हवाई जहाज उड़ा रहा था, वो एकाएक देश चलाने लगा। उसने उसमें एक फर्दर अमेंडमेंट किया। 1995 में PV नरसिम्हा राव ने फिर एक अमेंडमेंट किया, क्योंकि ये मुद्दे तो हमसे क्या लेना देना है, हमें इससे क्या मिलेगा ये बताओ पहले। इसकी चर्चा तो हम आपस में भी नहीं करेंगे, क्लास में भी नहीं करेंगे। दिन भर यहां भाषण, वहां भाषण, विज्ञान भवन में भाषण। भाषण तो दे रहे हो, लेकिन सच बात बता के जाओ, ताकि इनमें से कई सारे लोग कल उसको देखें तो कहें कि ये तो हमको पता ही नहीं था। 95 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में संसद से एक पूरा कानून बनके हमारे सामने रख गया। 2013 बहुत पुरानी डेट नहीं है मेरे भाई। हमको ये तो पता है फ्रांस में कौन सा नया कपड़ा फैशन में आया है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारी जमीन के, हमारे पैरों के नीचे क्या हो गया है, ये हम जानना नहीं चाहते। इसकी बात मत करो, अभी मत करो, कम से कम अभी तो हम मजा ले रहे हैं। 95 के बाद जब 2013 में एक कानून बना, उन लोगों की तैयारी देखिए, उन लोगों का विजन देखिए। कहते तो हैं आप पंचर पुत्र हैं, आप कहते रहिए वो पढ़े लिखे नहीं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। आपसे 1000 साल आगे सोचते हैं। आप पढ़ाई का मतलब समझते हैं कि बेटा IAS हो गया, काबिल हो गया। आप सिर्फ ये देखते हैं कितने का पैकेज मिलेगा, इसको आप विकास समझते हैं, वो नहीं समझते हैं। उनका विजन देखिए कि उन्होंने इसे करा लिया, लेकिन आपसे संबंध रखने के बावजूद भी, आपसे दोस्ती रखने के बावजूद भी कभी इस पे चर्चा नहीं होने दी, ना आपको कभी प्रेरित होने दिया कि आप इस पे चर्चा करें। और आपको तो चर्चा इसलिए नहीं करने दी क्योंकि आपकी चवन्नी की उनके साथ बिजनेस चल रही है, इसलिए यार इस पे क्यों चिंता करें, रफीक भाई नाराज हो गए तो मेरा कपड़े का बिजनेस समाप्त हो जाएगा। उस कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टी कानून को एक ताकत दे दी गई है कानूनन, और कानून के तहत उनको ताकत क्या दी गई है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 और 36 दोनों को पढ़िएगा जाकर के आप। 2013 में भारत की संसद में जो कानून बना वक्फ प्रॉपर्टी का, उसका सेक्शन और 36, ऐसा कानून दुनिया में मैंने नहीं देखा। कायर और लालची और दलाल नेताओं की चुप्पी के कारण देश में इस पे जन जागरण नहीं हुआ। वो ये कहता है, उदयपुर में जिस भवन में आप इतनी संख्या में बैठे हैं, ये भवन सिर्फ उनको ये कहना है कि ये वक्फ की जमीन पर बना है। उनको ये सिर्फ इतना ही कहना है और कुछ करना नहीं है। सेक्शन 40 कहता है कि अगर वो ये कहते हैं कि ये जमीन वक्फ की जमीन है, सेक्शन 40 इस बात की रियायत देता है कि उनको कागज नहीं दिखाने हैं। और आप कहें कि ये मेरी जमीन है, मेरे दादा का कागज, परदादा का कागज। सेक्शन 40 उसी कानून को यह कहता है कि जिसके पास कागज हैं वो कागज आप हाई कोर्ट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट अधिकृति नहीं है आपका मुकदमा सुनने के लिए। आप कोर्ट नहीं जा सकते। सेक्शन 36 यह कहता है आपको कहां जाना है। वक्फ प्रॉपर्टी के डकैत जिहादियों ने आपकी जमीन पर जो कब्जा किया है, जिसको भारत की संसद ने सैंक्शन दिया है, उनके पास वो एक ट्राइब्यूनल बनाएंगे। उस ट्राइब्यूनल में 5 सदस्य होंगे, MP भी मुसलमान, MLA भी मुसलमान, मुतवल्ली भी मुसलमान, और दोनों सदस्य पांचों मुसलमान होंगे। उस ट्राइब्यूनल में अपने कागज ले जाके आप अर्जी लगाएंगे कि जो आपने हमारी जमीन छीनी है, हम आपके खिलाफ इस ट्राइब्यूनल में मुकदमा लेके आए हैं। बताइए क्या मिलेगा आपको।